आदमी और लड़की पार्ट 2। कल रात मुझे एक सपना आया। उसने कहा, कैसा सपना? मैंने देखा तुम नीचे खड़ी हो, तुम ऊपर मेरे कमरे को देख रही हो। मैं तुम्हें आवाज़ देकर बुलाना चाहता था और तुम जाने लगी और मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा भड़काने लगा नीचे आने के लिए। लड़की हंसने लगी। सच? फिर मेरी आँख खुल गई और मैंने सुना कोई सचमुच दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने सोचा शायद तुम हो, लेकिन बाहर तार वाला खड़ा था। आदमी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन लड़की की हंसी बुझ गई। उसे सपने में अपशगुन सा दिखाई दिया। वह अपशगुनों के बीच रहती थी, इसलिए गिरजे में घड़ी 2 घड़ी बैठना उसे अच्छा लगता था। उसने ये बात कभी आदमी को नहीं बताई थी, गिरजे वाली बात। यह नहीं, वह आदमी से कुछ छिपाती थी, किंतु ईश्वर में विश्वास करना, यह उसे एक प्राइवेट किस्म की बीमारी जान पड़ती थी, जिससे वह आदमी को दूर रखना चाहती थी। ईश्वर के इर्द गिर्द वैसा ही अंधेरा था जैसा उसकी पत्नी के आसपास, और वह उसकी पत्नी के बारे में उतना ही कम जानती थी जितना आदमी उसके ईश्वर के बारे में। उन दोनों को अकेले छोड़ देना ही अच्छा था। दरवाजे पर घंटी खनखनाई और वे दोनों चौंक गए, एक दूसरे से अलग हो गए। वह भागती हुई दरवाजे के पास गई, सांकल खोलकर बाहर झांका। कोई ग्राहक आया था। अभी लंच टाइम है, उसने कहा और जल्दी से दरवाज़ा भेड़ दिया। लेकिन वह मुड़ी नहीं, चौखट पर खड़ी रही, बंद दरवाजे के शीशे से खुलता हुआ दिन देखने लगी। अक्टूबर का दिन धुंध की परत से निकल रहा था। उसे बहुत पहले के दिन याद आए, जब वह आदमी से नहीं मिली थी, दुकान से घर अकेले जाती थी और शहर खाली सा लगता था। जब वह आदमी की तरफ मुड़ी तो मुस्कुरा रही थी। कितनी दूर है? उसने पूछा। क्या? आदमी जाने के लिए तैयार खड़ा था। तुम्हारी पत्नी का शहर? इस बार उससे सचमुच पत्नी कहा, जैसे वह उसकी दूर शहर की कोई सहेली हो। आदमी व्यस्त सा हो गया उठा। 1 घंटा लगता है, उसने कहा। कैसे जाओगे? बस से। 1 घंटे बाद बस चलती है। लड़की आदमी के पास आई, ऊपर देखा जहाँ उसकी आंखें थीं। मैं भी चलूं? तुम? बस स्टेशन तक चलूँगी। आदमी एक क्षण उसे देखता रहा। वह शून्य सन्नाटे के बीच खड़ी थी, जहाँ टेलीग्राम पड़ा था और पीछे किताबों की कतार थी, जिनके भीतर जीने मरने का ज्ञान भरा था, लेकिन जो उस क्षण न उसकी मदद कर सकता था न लड़की की। उसने बैग उठाया और लड़की के पास चला आया। उसके छोटे से सिर पर अपना मुँह रख दिया। वह उससे बहुत छोटी थी और एक स्कूली लड़की की तरह सुनसान खड़ी थी। तब उसे लगा जैसे उसकी उम्र के 40 साल एक गंदले नाले की तरह दुकान के बीचों बीच बह रहे हैं, और बीच का पानी इतना उथला है कि वह उसमें डूबकर मर भी नहीं सकता, केवल लड़की को उसमें घसीटकर गंदला कर सकता है। वह बाहर चला आया। वह जल्दी से भागकर खिड़की के पास आई। आदमी दुकान से निकलकर सड़क पार कर रहा था। वह खिड़की के लंबे शीशे से उसे छोटा होते हुए देखती रही। दूसरे दिन लड़की उसके फ्लैट पर गई, यूं ही टहलते हुए। हालांकि उसे मालूम था कि वह शहर से बाहर है और मकान खाली है। वह पिछली रात को ही चला गया। फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी उसके पास थी, जो हमेशा उसके पास रहती थी, और वह किसी भी समय उसके अपार्टमेंट में जा सकती थी। किंतु उस शाम वहाँ कोई न था। सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी थीं और चौकीदार का केबिन खाली पड़ा था। भीतर जाने के बजाय वह पीछे चलती गई, ताकि दूर फासले से वह आदमी का कमरा देख सके, जो तीसरी मंजिल पर था और जिसकी एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती थी। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। खिड़की बंद थी। वह जाने से पहले पर्दा गिराना भूल गया था। शाम की धूप खिड़की के शीशों पर चमक रही थी, जिसके भीतर सब कुछ दिखाई देता है। मेज पर रखा टाइपराइटर, दीवार पर टंगी कमीज और खिड़की के आले पर रखा गमला, जो एक बहुत दिन पहले उसके लिए लाई थी।
एक बार मन भीतर जाने को हुआ, उंगलियां पर्स में गईं और भीतर रखी चाबी से खेलने लगी। लेकिन यह ख्याल कि कमरा खाली पड़ा होगा जैसे उंगलियों को भी छू गया। वह मुड़ गई और धीमे कदमों से घास पर चलने लगी। पार्क के बीच में पॉन्ड था, अंग्रेजी ढंग का तालाब जिस पर बतखें तैर रही थीं। वह तालाब के साथ साथ चलने लगी। वह सोचने लगी, लेकिन सोच का कोई ऐसा सिरा नहीं था जिसे पकड़कर वह भीतर की गांठ खोल सके। सारा सोच आदमी से शुरू होता था। जब वह पहली बार दुकान में आया था, वह एक साधारण सा दिन था, लेकिन तब उसे यह नहीं मालूम था कि उसके साथ रिश्ता इतना असाधारण हो जाएगा कि वह दिन रात उसके बारे में सोचा करेगी। जब वह अपनी किताबें काउंटर पर छोड़कर चला जाता तो वह उनके पन्ने पलटने लगती। पुरानी भुरभुरी अंग्रेजी की किताबें जिन पर उसका नाम, उसके शहर का नाम और नीचे वह तारीख लिखी होगी जब उसने वे किताबें खरीदी होंगी। उन तारीखों को देखकर उसे अजीब सी हैरानी होती कि जब वह दुनिया में नहीं आई थी, वह अपने शहर में घूमता होगा, पढ़ता होगा, और जब उसका विवाह हुआ होगा वह स्कूल में पढ़ती थी। वह मुस्कुराने लगी। लोग मुझे उसकी बेटी समझते हैं, उसने सोचा। शायद इसलिए वह दिन के उजाले में मेरे साथ चलने में कतराता है। मुझे कभी उम्र याद नहीं आती। वह जब मेरे साथ होता है तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वह मुझसे कितना बड़ा है। उम्र के बारे में क्या सोचना। वह रात की बर्फ़ है, सोते हुए पता भी नहीं चलता। सुबह उठो तो फाटक पर ढेर सी जमा हो जाती है। बर्फ़ की बात से उसे मार्च का महीना याद आया। उस शाम वह पहली बार आदमी के साथ सोई थी। साल की आखिरी बर्फ़ गिरी थी और बाहर आई तो सारी देह सुन्न, सारा शहर बर्फ़ में ठिठुर रहा था। आदमी ने उसे बहुत रोका, किंतु उसके भीतर कुछ चल रहा था जो सारे शहर को सोख सकता था। वह चलती गई और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस गिरजे में चली आई जो बहुत पुराना था और खाली रहता था और जिसमें वह अक्सर जाती थी और जिसके बारे में आदमी को कुछ भी नहीं मालूम था। वह भीतर चली आई और सबसे आगे की बेंच पर बैठ गई। कुछ देर पहले वह आदमी के बिस्तर पर थी और अब यहाँ। वह वहाँ क्या कर रही थी यह उसे बहुत देर तक नहीं मालूम हो सका। सामने ऑल्टर पर एक आदमी टंगा था, पैरों, हाथों, छाती पर कीलों से बंधा हुआ, और बहुत देर तक उसे यह भी पता नहीं चला कि वह आदमी वहाँ क्या कर रहा है। तब उसे अचानक लगा कि वह अकेली नहीं है, कोई उसके पास है, कोई बिल्कुल पास बैठा है जिसे उसने अंधेरे में नहीं देखा था। एक बूढ़ी औरत जो उसके साथ बेंच पर बैठी थी, गुनगुनाती हुई, प्रार्थना करती हुई, हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह डोलती हुई। क्या वह कुछ मांग रही थी? वह ईश्वर से कुछ मांग रही थी। तब उसे हैरानी हुई कि इतनी लंबी जिंदगी गुजार देने के बाद जब कुछ भी बचा नहीं रहता, ईश्वर से कुछ मांगा जा सकता है। वह बूढ़ी के पास सरक आई। सुनो, क्या यह पाप है? उसने धीरे से बूढ़ी औरत के कानों में फुसफुसाया। एक आदमी के साथ सोना जिसकी पत्नी जीवित है। कौन? बूढ़ी ने उसके चेहरे को देखा। कौन जीवित है? वह हंस रही थी। उसके सारे दांत टूट चुके थे और खुले पोपले मुंह से शराब का फपका छूट रहा था। शराब और बुढ़ापे और आंसुओं से सना उसका चेहरा ऊपर नीचे हिल रहा था। वह भागकर बाहर चली आई। बहुत देर तक बूढ़ी का चेहरा उसके पीछे पीछे भागता रहा। फिर वह अचानक गायब हो गया और बर्फ़ गिरना बंद हो गई। वह मार्च का महीना था जब वह पहली बार आदमी के साथ सोई थी। अब वह उसके घर के सामने बैठी थी। बच्चे अपने घरों को चले गए थे और बतखें वे पता नहीं कहाँ डूब गई थीं। तालाब अंधेरे में सोया था। न छत, न कुछ, न कोई आवाज़। आसपास मकानों की बत्तियां जल रही थीं। सिर्फ आदमी का कमरा तीसरे तल्ले पर एक अंधेरे खोखल सा खाली पड़ा था। अब वहाँ न गमला था, न मेज, न दीवार पर लटकती कमीज।
वह कहीं दूसरे शहर में था। वह अपनी पत्नी के साथ लेटा था। वह ना जाग रहा था न सो रहा था। वह सोच रहा था जब वह 7 महीने पहले लड़की की दुकान में आया था और बगल में उसकी पत्नी सांस ले रही थी। वह 3 दिनों बाद लौटा था। 3 छोटे दिन और लंबी रातें जिनके बीच लड़की घर से दुकान गई थी, वापस घर लौटी थी, फिर दुकान, फिर घर। एक शाम वह बस स्टेशन गई थी, हालांकि उसके आने का समय उसे नहीं मालूम था। दूसरी शाम उसके घर गई थी और पार्क में खेलते हुए बच्चों और तैरती हुई बतखों को देखती रही थी। आदमी अपनी पत्नी से मिलने पहले भी जाता था, लेकिन लड़की की ज़िंदगी में यह पहला मौका था जब उसने ये अजीब चीज़ को देखा था, जो कुछ भी नहीं थी। किसी का ना होना, यह भी कोई चीज़ है, लेकिन जहाँ वह जाती वह चीज़ भी उसके साथ साथ चलती। जब रात को लेटती तो वह चीज़ भी उसके साथ लेट जाती, और जब वह सोने लगती तो वह जागते हुए उसका सोना देखती रहती। और तब उसे समझ में आया था कि क्यों अकेले लोग गिरजों में जाते हैं, शराब खानों में, ऐसे घरों में जहाँ औरतें पेशा करती हैं, और ऐसे लोग भी जो अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, हालांकि साथ का सुख कब का सूख चुका होता है। लेकिन सुख लड़की को नहीं सताता था। वह उसके बारे में सोचती भी ना थी। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि क्या वह उस चीज़ के बारे में जानता है जो वह जाने के बाद उसके पास छोड़ जाता था। क्या वह उस चीज़ को जानता था? कभी कभी उसे लगता था उसे जानता है, इसलिए उससे अलग होना चाहता था, किंतु वह अलग होता नहीं था। एक अजीब गुस्से से तना रहता था, जैसे उसकी आवाज़ फ़ोन में सुनाई दी थी, भर्राई हुई, तनी हुई। वह फ़ोन तीसरे दिन आया था, लंच की घड़ी में, जब मैनेजर बाहर थे। वह अपने केबिन में थी और टिफ़िन दान खोल रही थी। घंटी सुनाई दी तो उसके हाथ डिब्बे पर पड़े रहे। यह उसका फ़ोन है, उसने सोचा, हालांकि फ़ोन की घंटी हमेशा एक जैसी ही बजती थी। वह किताबों की अलमारियों के बीच भागती हुई काउंटर पर आई, फ़ोन उठाया, आदमी की आवाज़ सुनी, और जब वापस अपने केबिन में आई तो उसे खिड़की के बाहर पेड़ दिखाई दिया, सड़क दिखाई दी, सामने की दीवार पर पोस्टर दिखाई दिया जिसका एक सिरा उखड़कर हवा में फड़फड़ा रहा था। 3 दिनों बाद वह अपने शहर को नए सिरे से देख रही थी। फ़ोन की आवाज़ अब भी उसके भीतर थी, एक उदास नाराज़गी में दबी हुई। पता नहीं वह क्यों तना था। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसके ये दिन कैसे बीते। 3 दिन अपनी पत्नी के साथ रहकर उस पर गुस्सा जताना, क्या वह पागल था? उसने जल्दी जल्दी वे किताबें बैग में डाली जो वह उसके लिए जमा करती थी, अंडरग्राउंड किताबें जिन्हें ना दिखाया जा सकता था ना बेचा जा सकता था, जो गोदाम में पड़ी सड़ा करती थी। वह अपने पैसों से उन्हें खरीदा करती थी और गोदाम के अंधेरे कोनों में जमा करती जाती थी। वह उन्हें एक एक करके अपने बैग में रखने लगी। फिर उसके हाथ ठिठक गए। उसे लगा वह आदमी को देख सकती है। वह अकेला अपने कमरे में बैठा होगा, सर्दी का धुंधला दिन, टाइपराइटर और खाली कोरे पन्ने जिन्हें वह जाने से पहले ज्यों का त्यों मेज पर छोड़ गया था। वह उकड़ू बैठा था, वह आग जला रहा था, वह अखबार के कागजों को अंगीठी में झोंक रहा था जिसका धुआं ऊपर उठता था, चिमनी में जाता था, खांसने लगता था, फिर लौटकर पानी बन जाता था। आदमी बार बार अपनी कुहनी से आंखें पोंछने लगता था। लड़की काउच पर लेटी थी, सिरहाने पर कुशन था, कुशन के नीचे किताबों का बैग, बैग के ऊपर टिफ़िन दान जिसके भीतर से सलामी और खट्टे दही की गंध आ रही थी। उसकी आंखें खुली थी, सिर मुड़ा था। वह आदमी की पीठ देख रही थी जहाँ उसकी कमीज पैंट से बाहर निकल आई थी, नीचे झूल रही थी। आदमी ने सिर मोड़ा तो आग की लपटें भी उठने लगी। धुएं के पीछे लड़की का चेहरा दिखाई दिया, डबडबाती आंखों में आग, और लड़की एक दूसरे की बाहों में तैर रहे थे। वह उठ खड़ा हुआ, वह काउच के सिरे पर आकर बैठ गया जहां लड़की का सिर कुशन पर टिका था और पाँव नीचे लटक रहे थे। तब उसे ध्यान आया कि लड़की के पाँव बहुत ठंडे रहते थे, नायलॉन जुराबों के बीच सिकुड़े हुए। लड़की इतनी स्थिर थी कि पैरों का हिलाना उसे धोखा सा जान पड़ा। ठंड तो नहीं लग रही, उसने कहा। लड़की के पैर हवा में ठिठक गए,
नहीं, उसने सिर हिलाया। बस में बहुत ठंड थी, उसने कहा। सड़कों पर पानी जम गया था। कब पहुँचे? लड़की ने पूछा। दोपहर को। तभी तुम्हें फ़ोन किया था। क्या बीमारी थी? लड़की ने पूछा। खास कुछ नहीं, आदमी ने कहा। कुछ भी नहीं? वह मुझे देखना चाहती थी। आदमी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मानो खाल की सलवटों को सीधा कर रहा हो। 3 दिन तक? लड़की ने कहा। क्या? वह 3 दिनों तक तुम्हें देखती रही। आदमी ने सिर उठाया, हैरत में लड़की को देखा। उसका चेहरा आग की शुष्क गरमाई में तप रहा था। वह अजीब आंखों से उसे निहार रही थी, जैसे कुछ पूछ रही हो। आदमी ने उसका हाथ अपने हाथ में सरका लिया, सहलाने लगा। सफ़ेद कुंवारा हाथ, जिसने अभी तक केवल सेकंड हैंड किताबों को छुआ था, लेकिन उसके भीतर के भुरभुरे पन्नों को नहीं पड़ा था, जिसमें लोग विवाह करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अकेले कमरों में मर जाते हैं। आदमी के भीतर एक अंधी सी वासना उठी, जिसका उस समय लड़की की देह से कोई रिश्ता नहीं था। उसने उसे अपने पास घसीट लिया, उसकी देह को अपने 40 सालों के भीतर दबोच लेने के लिए, और वह भिज भी आई, बिल्कुल एक कबूतर की तरह उसके सीने से सट गई। क्या तुम उसके साथ सोए थे? लड़की की आवाज़ इतनी धीमी थी कि आदमी को भ्रम हुआ कि जो उसने सुना, क्या वह भी भ्रम है? तुमने कुछ कहा? क्या तुम उसके साथ? आदमी ने सिर उठाया, धीरे से उसके सिर को अपने सीने से अलग कर दिया। लड़की ने ऊपर देखा, जहाँ आदमी का चेहरा था, थकान, नींद और बीती हुई उम्र से लदा हुआ। तब उसे हैरानी हुई कि वह उससे प्यार करती है। वह जो कुछ कहेगा उसका कोई मतलब नहीं था। अंगीठी के कोयले अब खिलखिला रहे थे। कुछ देर बाद लड़की काउच से उठी और कुर्सी पर बैठ गई। टाइपराइटर में फंसे कोरे पन्नों को देखा और फिर आंखें खिड़की से बाहर ठहर गईं। पार्क अंधेरे में डूबा था और तालाब की जगह सिर्फ एक सफ़ेद सीट दिखाई दे रही थी। सड़क की बत्तियां एक लंबी झालर सी शहर के आर पार लटक रही थी। उसने कुर्सी मेज के पास सरका ली और टाइप करने लगी, जिसे आदमी ने अनुवाद किया था। टाइप करते हुए उसे अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वह 2 भाषाओं के बीच फैले जंगल में अकेली, निर्लिप्त और सब खतरों से मुक्त घूम रही हो। जबकि पीछे काउच पर लेटा आदमी उसे देख रहा था। वह उसके झुके सिर को देख रहा था, जिस पर भूरे बालों का जूड़ा शिथिल सा होकर गर्दन पर लुढ़क आया था। वह उसके अनुवाद को पढ़ती तो होंठ हिलने लगते, फिर उन्हें फड़फड़ाते शब्दों को जल्दी जल्दी कागज़ पर टीपने लगती। वह उसकी पत्नी को भूल गई थी। वह अब उससे अलग हो गई थी। सिर्फ कभी कभी सिर उठाकर किसी शब्द का मतलब पूछ लेती थी, और वह सोचने लगता, पिछली रात वह पत्नी के साथ था और अब यहाँ। कल दोपहर के समय वह किताबों की दुकान में आएगा, लड़की से झूठ बोलेगा, पत्नी के पास जाकर लौट आएगा। इसी तरह दिन बीतेंगे। इसका कोई मतलब है? आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से लड़की की पीठ को छुआ और वह चौंक गई। मुड़कर आदमी को देखा। पीले चेहरे पर दुबकी सी मुस्कुराहट चली आई। कुछ चाहिए? अब रहने दो, बाकी कल कर लेना, आदमी ने कहा। बस थोड़ा सा बचा है, तुम सो क्यों नहीं जाते? क्या इतनी उम्र में लड़कियां माँ बन जाती हैं? पत्नी होने से पहले? उसने आंखें मूंद लीं। पलकों के भीतर अंधेरे पर टाइपराइटर सिर्फ एक शब्द गोद रहा था, नींद नींद नींद, और नींद कहीं ना थी। बहुत रात गई। लड़की टाइप करती रही। वह धीरे धीरे चैप्टर के अंतिम अंश तक पहुंच गई थी। कहानी के काले जंगल में जब कभी वह बीच में अटक जाती, तो कभी आदमी, कभी शब्दकोश उसका हाथ पकड़कर अंधेरी खाई पार करवा देते, और वह अर्थ की खुली रोशनी में आ जाती, दोबारा चलने लगती। इस तरह रेंगते हुए जब वह अंतिम पंक्ति पर पहुंची, तो कुछ देर तक फुल स्टॉप की काली बिंदी पर ठिठकी रही। कागज़ के बाकी हिस्से को देखती रही, जो खाली पड़ा था, उन 3 दिनों की तरह खाली, जब वह अपनी पत्नी के साथ था और वह अकेली शहर की सड़कों पर घूमती थी। तब उसे अजीब लगा कि खालीपन का मतलब न वह आदमी से पूछ सकती है, न शब्दकोश उठाकर देख सकती है। उसने खट से कागज़ बाहर निकाला, टाइपराइटर को बंद किया, कुर्सी को पीछे
अकेला और बीच कमरे में आकर खड़ी हो गई। फर्श पर किताबों की पोटली रखी थी और आदमी उससे बेखबर काउच के सिरहाने लेटा था। अचानक उसे लगा कि अगर वह जीना उतरकर नीचे चली जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर ध्यान भटक गया। खिड़की के शीशे पर रात का पतंगा फंस गया था, कभी ऊपर जाता कभी नीचे, फ्रेम से बार बार टकराकर एक अजीब बदहवासी से छटपटा रहा था। लड़की ने छपाट से खिड़की खोल दी। पतंगा ऊपर उठा और एक हल्की सी जान उसके गालों को छूती हुई बाहर अंधेरे में उड़ गई। वह कुछ देर तक खुली खिड़की से नीचे तक देखती रही। अक्टूबर की धुंध, एक बार की नियॉन लाइट, एक लाल चिंदी सी चमक रही थी। अचानक एक आदमी बाहर निकला और लड़खड़ाते कदमों से सड़क पार करने लगा। वह डोलता हुआ कभी एक तरफ जाता कभी दूसरी तरफ, शीशे पर पतंगों की तरह डगमगाता हुआ। फिर न जाने क्या सोचकर फ्लैट की दीवार से सटकर खड़ा हो गया, बिल्कुल खिड़की के नीचे। अपने पैंट के बटन खोलने लगा। लड़की ने झट से खिड़की बंद कर दी और वापस कमरे में लौट आई। उसने बालों को खोला, क्लिपों को उतारकर मेज पर रख दिया। फिर अपने बैग से वैसलीन की ट्यूब निकाली, उंगली पर रखकर उसे दबाया और उसे अपने चेहरे पर, कानों से पीछे, बाहों पर मलने लगी। अचानक उसके हाथ ठिठक गए। उसकी पत्नी भी यह करती होगी। उसके पास जाने से पहले उसके भीतर कुछ हिला। सारी देह को मरोड़ता हुआ। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। एक मैली सी पीड़ा जो देह में कीड़े से उलट जाती, उठने को तिलमिलाती है, नीचे धंसती जाती। एक क्षण के लिए वह आतंकित हो गई। हलक में राख अटकने लगी। वह मुँह पर हथेली दबाकर बाथरूम में भाग आई। बेसिन पर दोहरी होकर झुक गई। देह में जो कुछ उलट गया था वह एक ही उल्टी में बाहर निकल आया, पानी में एक पीले चकत्ते सा तैरता हुआ। उल्टी करने के बाद उसने मुँह धोया, आँखों पर पानी छिड़का। चेहरा पोंछने के लिए जब उसने तौलिया उठाया तो उसकी आंखें बेसिन के शीशे पर ठिठक गई। वहाँ उसी बूढ़ी का पोपला चेहरा झांक रहा था, जैसा उसने गिरजे में देखा था। लेकिन अब वह हंस नहीं रही थी, कुछ अफसोस के साथ उसे देख रही थी। वह उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अब लड़की कुछ नहीं सुनना चाहती थी, न बीते हुए अपने पाप के बारे में, न आने वाली ज़िंदगी के बारे में। इससे पहले कि बूढ़ी अपना मुँह खोलती, लड़की उसे आईने में अकेला छोड़कर कमरे में चली आई। वह लौट आई। वह काउच के पास चली आई जिस पर आदमी लेटा था। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी, किंतु अंधेरा नहीं हुआ। आग की पीली बुझती हुई रोशनी सब चीज़ों पर पड़ रही थी। टाइपराइटर, किताबों का बैग, कुशन पर टिका हुआ आदमी का सर। उसने कपड़े उतारे, अलमारी से कंबल निकाला, धीरे से उसे आदमी पर डाल दिया और फिर कंबल का एक सिरा उठाकर खुद भी उसके नीचे लेट गई। वह इतना निश्चल लेटा था, कुछ देर तक उसे पता भी न चला कि वह जाग रहा है या सो रहा है। सिर्फ उसकी सांस सुनाई दे रही थी, छाती के भीतर घुरघुराती हुई। उसने टटोलते हुए उसे छुआ, खुली ही कमीज के बीच नंगी छाती को जहाँ कुछ सफ़ेद बाल उगाए थे, और फिर अपना सिर वहाँ टिका दिया। आदमी सिहरने लगा। एक गम सी आहट उसके लहू को खटखटाने लगी। नहीं नहीं, उसके भीतर कोई कह रहा था। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो लड़की का सिर उसके ऊपर था। उसके बाद एक दूसरा अंधेरा था, कमरे के अंधेरे पर बिखरे हुए। वह हिल रही थी और कुछ देर तक आदमी को पता भी न चला कि वह रो रही है। उसकी छाती के बालों के बीच एक गर्म सी लकीर बह रही थी। सुनो, आदमी ने बहुत धीरे से कहा, मैं मरना चाहता हूँ। क्या? लड़की ने सिर उठाया, उसकी ओर देखा। आदमी कभी कभी उससे अपनी भाषा में बोलने लगता था जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ पाती थी। तुमने कुछ कहा? वह धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा। वह माँ से बच्ची बन गई थी और आदमी उससे ऐसा सच बोल सकता था जिसका अनुवाद वह कभी नहीं कर सकेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं।